वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बैलेंस्ड फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा एक फाइनल पॉइंट जो हम आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एक्चुअली कॉम्पिटिटिव लेवल है। ठीक है, फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है? स्प्रिंग बैलेंस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में। हमने एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा था। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अर्थ, उसमें क्या पढ़ा था कि जो अर्थ है वो अपनी और सारे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। जैसे कि ये मार्कर कहाँ पर जा रही है? सीधे नीचे ही जाएगी अगर मैं फ्री फॉल करवाऊंगा तो। सो अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट। ओके, वो किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और वो एक और रीजन की वजह से भी हो रहा है, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ दिस बॉडी। ओके, इस ऑब्जेक्ट का वेट है तभी तो वो नीचे जा रहा है ना। ठीक है, तो जनरली वेट हम लोग किस में मेजर करते हैं? हम लोग नॉर्मल रियल वर्ल्ड में हम लोग बोलते हैं कि मेरा 55 kg वेट है, 60 kg वेट है, या 65 kg वेट है, 50 kg वेट है। बट वो kg एक्चुअली वेट नहीं होता है। ठीक है, वेट को एक्चुअली में मेजर किया जाता है न्यूटन में। किस में मेजर किया जाता है? न्यूटन में। केजी तो एक्चुअली मास का यूनिट है। तो आपकी बुक में ये भी दिया होगा कि मास क्या है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मास इज व्हाट? द क्वांटिटी ऑफ मैटर्स possessed by an object is called mass। ये एक ऑब्जेक्ट है, तो बहुत सारी क्वांटिटी मिलके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैटर्स। द क्वांटिटी ऑफ मैटर्स possessed by a body is known is its mass। ओके, तो वो मास क्या होता है? उसका यूनिट होता है kg। ठीक है, बट अगर मैं इसके साथ ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ये नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, तो ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो आपको 9th स्टैंडर्ड में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जब मैं मास को ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो वो उसका वेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली हमारा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फोर्स का, F इज इक्वल टू m इंटू ए। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? m इंटू ए। बट ए की जगह अगर मैं g लिख दूं ना, जिसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेट। और इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। तो जनरली वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। बट हम लोग केजी करते रहते हैं, वो एक्चुअली मास का यूनिट है। ठीक है, तो मैं मास आपको समझ में आ गया कि मास क्या है, और वेट क्या है वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर्स possessed by an object is mass, unit is kg। ओके, वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, जिसकी वजह से मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? वेट मिल जाएगा। उसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। ठीक है, अभी के लिए आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए। हम लोग इसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, वो नेक्स्ट ईयर जाएंगे। 8th में ये कॉम्पिटिटिव लेवल है, बट कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो काफी है अभी के लिए। ठीक है, सो मास का यूनिट होगा केजी, वेट का यूनिट होगा न्यूटन। ओके, अब बच्चों ये मैंने आपको बताया क्यों? चलो, क्योंकि मुझे बताना था आपको स्प्रिंग बैलेंस। ओके, तो ये स्प्रिंग बैलेंस क्या है? ओके, व्हाट इज द स्प्रिंग बैलेंस? स्प्रिंग बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट है which is used for measuring the force acting on an object। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ओके, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये जो फोर्स यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लगाया है उसका कोई वेट होगा। उस वेट की वजह से वो नीचे की ओर क्या लगाएगी? वो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। ओके, तो वो नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, तो वो फोर्स कितना लग रहा है? वो फोर्स कितना लग रहा है वो कौन मेजर करेगा? स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें ये जो ब्लैक कलर की सरफेस है, ओके, वो एक मेटल बॉडी होती है। ठीक है, और उसी के अंदर एक मेटल ट्यूब भी होती है। ठीक है, मेटल ट्यूब के अंदर स्पाइरल स्प्रिंग होती है, यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, ये मेटल ट्यूब। ठीक है, उसके बाहर भी ये मेटल ट्यूब ही मेटल कवर होता है। ठीक है, मेटल से बना हुआ कवर होता है। ठीक है, मेटल ट्यूब के अंदर एक स्पाइरल स्प्रिंग होती है। मेटल ट्यूब, ये जो ब्लू कलर मैंने ड्रॉ किया है, दैट इज मेटल ट्यूब, राइट।
उसके अंदर स्पाइरल स्प्रिंग फिट की होती है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर से मैंने लिखा हुआ है वो एक्चुअली क्या डिनोट कर रहा है, पॉइंटर, क्या है, पॉइंटर, और ये रिंग है जहां से ऊपर से हम लोग इसे होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो आपके घर पर जब रद्दी होती है, पेपर, ओके, पुराने पेपर होते हैं तो आप पस्ती में दे देते हो ना, ओके, रद्दी पेपर। तो जो भंगार वाले भाई होते हैं जो कि पेपर ले जाते हैं, तो वो अपने हाथ में क्या रखते हैं पता है आपको, स्प्रिंग बैलेंस। वो क्या करेंगे, एक बड़े से बैग में सारे की सारी रद्दी डाल देंगे और उसे यहाँ पर हिंग कर देंगे, मतलब यहाँ पर लटका देंगे। और इसकी वजह से क्या होगा, जब भी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम लोग अटैच करेंगे, ये स्प्रिंग, ये जो स्पाइरल स्प्रिंग क्या है, वो स्ट्रेच होगी और वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टेबल हो जाएगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं, सपोज करो कि यहाँ पर मैंने लोड लगाया हुआ है, कोई एक ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है, तो वो ऑब्जेक्ट की वजह से नीचे की ओर में कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, वो कितना है। तो ये जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट लगाया, ये स्पाइरल स्प्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच होगी। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, समझो 70 पर स्पाइरल स्प्रिंग कहां तक स्ट्रेच हुई है, 70 पर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कितना होगा, 70 न्यूटन। तो दिस इज हाउ स्प्रिंग बैलेंस वर्क, ओके, राइट। बीम बैलेंस भी आता है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, वो आता है 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है, वो अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो स्प्रिंग बैलेंस, फोर्स एक्टिंग ऑन एन बॉडी, ओके, ऑन एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, बराबर है, ओके। तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, उसका जो पॉइंटर्स है वो कौन से यूनिट में कैलिब्रेटेड होंगे, न्यूटन में, क्योंकि वो फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बता रहा है ना, सो इट विल बी इन न्यूटन, ओके बच्चों। तो स्प्रिंग बैलेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है, हम लोग क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी है ना F=ma से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है, जो कि इस साल आपकी एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, वो कॉम्पिटिटिव लेवल था। बट अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स, टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए पहले से ही लिख के रख लिए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग समझते हैं एक एक ब्लैंक को। To draw water from the well, we have to blank the rope। अगर हमें कुएं में से पानी निकालना है तो हमें क्या करना होगा, रोप को पुल करना होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं पुल, to draw water from the well we have to pull the rope, okay। Second, a charged body blank an uncharged body towards it। अब बच्चों मैंने आपको है ना नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था, मैंने आपको बताया था, वो जो कॉम्ब होता है उसे आप अपने ड्राई हेयर से कॉम्बिंग कर लो, ठीक है, ड्राई हेयर आपके कॉम्बिंग कर लो, उसके बाद स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले जाओगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जो कॉम्ब था, प्लास्टिक कॉम्ब, उसके ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा, क्या होगा, चार्ज। और वो जो पीस ऑफ पेपर है वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं। तो चार्ज बॉडी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही है। और चार्ज बॉडी कौन सी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले केस में, प्लास्टिक कॉम्ब। ब्लैंक एंड अनचार्ज बॉडी कौन सी है, पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ स्मॉल पेपर। सो अ चार्ज बॉडी ब्लैंक एंड अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट, तो वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट्स, राइट। पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए, ऐसे याद रट्टा मार के याद नहीं रखना है, ठीक है। थर्ड ब्लैंक, to move a loaded trolley we have to blank it। to move a loaded trolley we have to blank it। अब अगर हमें लोडेड ट्रॉली को मूव करना है तो हमें क्या करना होगा, पुश करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ, पुश इट, राइट। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुश इट। नेक्स्ट, the north pole of a magnet blank the north pole of another magnet। अब ये blank क्यों आई, तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में ही हमने मैग्नेटिक फोर्स भी पढ़ा था। द फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू मैग्नेट्स आर नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। तो भाई मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट में होता क्या है, नॉर्थ पोल, एक पोल क्या होगा आपका नॉर्थ पोल एंड अनदर पोल क्या होगा साउथ पोल। बता देता हूं मैं आपको,
ये आपका मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट, जिसमें एक पोल होता है नॉर्थ, एक पोल होता है साउथ। अभी यहाँ पर क्या कहा है, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट ब्लैंक द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। यहाँ पर मैं एक और मैग्नेट ले लेता हूँ जिसे मैं नॉर्थ पोल के पास रख रहा हूँ, तो सेम पोल अगर एक दूसरे के पास आएंगे मैग्नेट्स के तो वो रिपेल करेंगे, ठीक है। आप घर पर भी ट्राई कर सकते हो। एंड अपोजिट पोल होंगे तो सपोज करो एक नॉर्थ है और एक साउथ है, तो दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो नॉर्थ नॉर्थ मींस रिपेल्स, ओके। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, ओके। नेक्स्ट एसआई यूनिट ऑफ फोर्सेस, आपको पता ही है एसआई यूनिट मैंने आपको बताया है न्यूटन। न्यूटन, इसमें आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो। सीजीएस यूनिट क्या होगा, डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये पांचों की पांचों फिल इन द ब्लैंक्स आपको समझ में आ गई होगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये फिफ्थ है, ठीक है, ओके। ये सेकंड इंपॉर्टेंट है, ओके। पुश पुल तो आपको आ जाएगा। अब पुश पुल क्या है, फोर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, पुश एंड पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ओके, इज व्हाट, फोर्स। इसीलिए ये ब्लैंक्स इस तरीके की ब्लैंक आ सकती है, ठीक है। तो और ये जो मैंने आपको चीज बताई है, न्यूटन को आप और क्या लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डाइन को क्या लिख सकते हो, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ओके बच्चों। ओके, यहां पर मैंने ट्रू फॉल्स के सेंटेंस लिख दिए हैं, अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। क्या ग्रेविटेशनल कांटेक्ट फोर्स है क्या? मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में आ रहा था। तो ये जो सेंटेंस है ये फॉल्स है, राइट। चलो सेकंड, अ फोर्स कैन बी सीन बट द इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन बी फेल्ट, राइट। फोर्स हमें फोर्स दिखता थोड़ी है, बट फोर्स की वजह से जो इफेक्ट होती है, अगर कोई ट्रॉली को पुल कर रहे हैं, किसी रोप को पुल कर रहे हैं, किसी को धक्का मार रहे हैं, तो वो फोर्स दिखेगा नहीं, बट उसकी इफेक्ट आप फील कर सकते हो। सो अ फोर्स कांट बी सीन बट द इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन बी फेल्ट, इट इज द ट्रू स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट, when we lift a bucket of water we use gravitational force। अरे यार, अगर मुझे एक बात बताओ, आप कोई भी वेट when we lift a bucket of water को आप लिफ्ट कर रहे हो, तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हो? नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स तो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है ना, हम तो क्या कर रहे हैं, उसे लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी ना है, ठीक है। सो व्हेन वी लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर we use gravitational force, so this is false statement, right। next, Newton and kg meter per second square both are units of force। अभी बताया था Newton kg meter per second square both are the units of force, it is the right statement, so true, right। next, only the earth exerts gravitational force on objects, only the earth exerts gravitational force on object। ये ऐसा नहीं होता है बच्चों। मून है, मून वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, इसीलिए तो जो वेव्स होती हैं, वाटर वेव्स, ओके, आप समंदर किनारे जाओगे, ठीक है, तो वहां पर वाटर वेव्स देखोगे, तो वाटर वेव्स किसकी वजह से, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी होता है। तो सिर्फ अर्थ नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स, ओके। तो ये ट्रू एंड फॉल्स पांचों के पांचों आपको समझ में आ गए होंगे। ट्रू फॉल्स बच्चों सिर्फ ट्रू फॉल्स करने के लिए नहीं है, वो स्टेटमेंट आपको समझना है उसका। सपोज ये फॉल्स है तो ट्रू क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये ट्रू है तो उसका फॉल्स क्या हो सकता है, ठीक है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये ट्रू फॉल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे, राइट। बच्चों
पहले फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, नेक्स्ट द कॉलम बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट द कॉलम में हमें कॉलम ए और कॉलम बी ऐसे दो कॉलम दिए गए हैं। कॉलम ए में ए बी सी डी ई ऐसे 5 ऑप्शंस दिए हैं। कॉलम बी में 1 2 3 4 5 ऐसे 5 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। हमें मैच करना है एप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। तो सबसे पहला है फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट इसमें से किसके साथ रिलेट करता है? भाई ऑब्जेक्ट फॉल होता है तो कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो आप देख पा रहे होंगे फॉलिंग ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ प्रॉपरली मैच हो रहा है। तो ए के साथ कौन मैच हो रहा है? 4। तो यहां पर मैं पहले लिख देता हूं ए बी सी डी, टोटल 5 है तो ए बी सी डी ई लिख दिया मैंने, राइट। तो ए के साथ कौन सा नंबर मैच हो रहा है? 4th नंबर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 4th, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, ओके। लाइट चली गई है बच्चों, कोई बात नहीं है, हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। मैग्नेट है, तो मैग्नेट इसमें से किसके साथ मैच होगा? तो भाई मैग्नेट को कौन सी ऐसी चीज है इसमें से जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाएगी? तो स्टील पिंस। तो मैं बी के अंदर लिख लूंगा 3rd ऑप्शन। मैं 3rd ऑप्शन की बात करता हूं, सी मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स आपका कौन सा फोर्स हो सकता है भाई? इसमें से देखो स्टील पिंस तो निकल गया, ग्रेविटेशनल फोर्स निकल गया, तो ये 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास, फ्रिक्शन फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स एंड कांटेक्ट फोर्स, राइट। हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? टोटल 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है मस्कुलर फोर्स जो है, ठीक है, वो आपका कांटेक्ट फोर्स हो सकता है, आपने क्लासिफिकेशन में देखा होगा। सो सी में कौन सा ऑप्शन आएगा? 5th। तो यहां पर हम लिख देते हैं बच्चों, राइट। चलो डी की बात करते हैं, फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन। ऐसा फोर्स जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। भाई मैं ऐसे जा रहा हूं तो मुझे कौन अपोज करेगा? फ्रिक्शन, ठीक है। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स, तो यहां पर क्या होगा? डी में फर्स्ट आंसर आएगा, राइट, ओके। लास्ट वन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो जो ई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब बचा कौन सा ऑप्शन हमारे लिए? ये कांटेक्ट फोर्स भी निकल गया है हमारे लिए, फ्रिक्शन फोर्स भी निकल गया, तो बचा नॉन कांटेक्ट फोर्स हमारे लिए, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है, तो मैं यहाँ पर 2 नंबर आएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन मैच द कॉलम्स, ओके। सो फॉलिंग ऑब्जेक्ट मैग्नेट, तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट तो ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेट स्टील पिंस, मस्कुलर फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, फोर्स which oppose the relative motion is non-contact, friction force, and electrostatic force is a non-contact force। तो बच्चों आज के लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो गए हैं, राइट। सो स्प्रिंग बैलेंस आपको समझ में आ गया होगा, मैंने मास एंड वेट के बारे में भी बताया, ठीक है। अच्छा, मास एंड वेट के बारे में एक और चीज बता देता हूं। देखो मास जो होता है ना, ये मार्कर है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास। तो ये ऑब्जेक्ट अगर मून पर भी चला जाएगा ना, ठीक है, वीनस पर भी चला जाएगा, कहीं पर भी चला जाएगा, ओके, कहीं पर भी अगर ये मून चला, ये मार्कर चला जाए, इसका मास कभी चेंज नहीं होगा कि मार्कर छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी या लंबी हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। मास विल रिमेन कांस्टेंट, मास हमेशा सेम रहेगा, बट वेट चेंज हो जाएगा। सपोज मेरी बात करूं, ठीक है, मैं यहां से मून पर जाऊं, तो मून पर मेरा मास सेम रहेगा, बट मेरा वेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्वांटिटी चेंज हो रही है वो कौन सी है? वेट, मैंने आपको बताया, ठीक है, समझ में आया। एंड मास कांस्टेंट रहेगा एवरीवेयर, ठीक है। अब स्टोन है, ठीक है, आप स्टोन को आपके घर में रखो या बाहर रखो, स्टोन के मास में कोई चेंज आने वाला है? नहीं आने वाला है। सो मास आप मून पर भी, मास पर आप मून पर स्टोन ले जाओ, ठीक है, तो स्टोन के मास में कोई चेंज नहीं आने वाला। हाँ, वेट में होगा,
क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, वो अपन 9th में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये आपको कॉपी कर लेना है आपकी नोटबुक में। अगर कोई भी डाउट हो, ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। मैं आपकी एक बार जूम मीटिंग ले लूंगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो हम लोग क्लियर कर लेंगे, ओके। एंड ये सारी चीज़ें कॉपी कर लेना है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। तो यहाँ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रेशर, ओके। सो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, भारत माता की जय।